ক'ৰ পৰা ক'ত আপোনালোকে 1+1 কৰাত লাগি গৈছে মইতো বুজি নাপাওঁ। পৰাগ দাসৰ কিতাপ যদি অসমীয়া মানুহে নিকিনে কোনে কিনিব? গতিকে পৰাগ দাসৰ কিতাপ অসমত বছৰি 10,000 20,000 বিক্ৰী হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক কথা। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कितने जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार को अपनी प्रोफेशन के दौरान जान से हाथ धोना पड़ता है जब वो करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या इलीगल एक्टिविटीज एक्सपोज करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज कवर करते हैं। जो मैंने विकिपीडिया में पाया, मुझे यकीन है कि एक्चुअल जो नंबर्स है इसे काफ़ी ज़्यादा है। विकिपीडिया के हिसाब से 1992 से 2020 तक 56 जर्नलिस्ट मार दिए गए और 2020 से 2024 तक लगभग 17 और जर्नलिस्ट को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह से इंटरनेट पे ये संख्या 73 बनती है। अब अगर आप 1987 से 2012 तक असम में मारे गए जर्नलिस्ट की विकिपीडिया की लिस्ट चेक करें तो उसमें 23 जर्नलिस्ट का नाम मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप इस लिस्ट को इंडिया के मर्डर्ड जर्नलिस्ट के लिस्ट के साथ मिलाते हो तो केवल 2 कॉमन नेम्स मिलते हैं, मोहम्मद मुस्लिमुद्दीन और पराग कुमार दास। इसका मतलब है कि असम के 21 जर्नलिस्ट का नाम इंडिया के लिस्ट में जिक्र तक नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में हर साल कितने जर्नलिस्ट की जान चली जाती है और उनका नाम मतलब मिलता भी नहीं है। जैसे विकिपीडिया में जो भी नाम से आई थिंक वो मशहूर जो है, जो फेमस है, उनके नाम ही आ पाते हैं, बाकी तो बहुत लोगों का नाम ही नहीं आता है। तो कुछ मशहूर जर्नलिस्ट या तो फेमस पत्रकार जिन्होंने अपने काम के दौरान जान दी है उनमें है गौरी लंकेश, शांतनु भौमिक, रामचंद्र छत्रपति, तरुण मिश्रा, अखिलेश प्रताप यादव और भी कई। इनमें एक नाम जो असम में बहुत मशहूर है और जिसकी गुवाहाटी में दिन दहाड़े हत्या हुई थी वो है पराग कुमार दास। अब हु इज पराग कुमार दास? हु मर्डर्ड हिम? व्हाई वॉज ही मर्डर्ड? डिड द कन्विक्ट्स और एक्यूज्ड और द सस्पेक्ट्स गो टू जेल? ये तीनों वर्ड्स क्यों मेंशन किया है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। इस सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज चाओ सुरेंग राजकुमार एंड वेलकम बैक टू वन एसएमएस गाइस चैनल। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आप एक एक वीडियो इतना लेट क्यों डालते हो। देखिए, मैं आप लोगों को मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कितने सारे नोट्स में बनाना पड़ता है। एक्चुअली एक केस को मैं स्टडी करता हूँ, फिर उसको इंटरनेट के अलग अलग जगह से मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। डॉक्यूमेंट बना के फिर मैं जो भी डॉक्यूमेंट बनाता हूँ उसको फ्रेम करके, मतलब इंट्रोडक्शन क्या होगा, कैसे क्या, मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड करके मैं उसको फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। फिर 1-2 बार मैं प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपके सामने लाता हूँ। तो इसीलिए मेरे को इतना टाइम लगता है एक एक वीडियो लाने में। अब पराग कुमार दास का इंसिडेंट एक मामूली इंसिडेंट नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स या तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा या तो आपको वीडियोस भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मुझे भी सब जगह से कलेक्ट करने के लिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। सब किसी किसी जगह में अलग अलग लिखा होता है, तो जो एक्चुअल फैक्ट्स है मैं उसी से ला के आप लोगों के आगे पेश करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ कभी कभी, इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलो, आज का स्टोरी है पराग कुमार दास के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हु इज़ पराग कुमार दास? पराग कुमार दास का जन्म 24 फरवरी 1961 को बिष्णुपुर शिलोंग में हुआ था। 2 साल बाद उनके परिवार गुवाहाटी शिफ्ट हो गए क्योंकि पराग के पिता पुलिस में काम करते थे। उन्होंने सिलपुखरी में रहना शुरू किया। गुवाहाटी में एक जगह है सिलपुखरी, तो वहाँ पे रहना शुरू किया। पराग कुमार दास ने अपनी शिक्षा एजुकेशन स्टार्ट की थी सैनिकुठी स्कूल से और फिर उजान बाजार के MCME स्कूल गए, जहाँ पे उन्होंने क्लास 6 तक पढ़ाई की। उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से किया। पूरी स्टेट में उन्होंने 4th पोजीशन हासिल की और 4 सब्जेक्ट्स में लेटर मिला। 4 सब्जेक्ट्स में लेटर मिला। हम लोग लेटर मिला उसको बोलते हैं जिन्हें जो भी सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स से ऊपर होता है तो उसे लेटर मिलना बोलते हैं हम लोग के आसाम में। 10th बोर्ड्स में या तो 12th बोर्ड्स में, किसी में भी। आफ्टर 10th HSLC हायर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट भी कॉटन कॉलेज से कंप्लीट किया और वहाँ भी पूरे स्टेट में उन्होंने 4th पोजीशन सिक्योर किया। अब असम में जो बच्चे स्टेट बोर्ड्स में टॉप करते हैं, मतलब जो रैंक दिया जाता है,
तो जो बच्चे पूरे स्टेट में रैंक आता है उन्हें हम लोग असम में स्टैंड बोलते हैं। स्टैंड किया, आज इसने स्टैंड किया, आज उसने स्टैंड किया। तो पराग कुमार दास भी स्टैंड किया था बोथ मैट्रिक एंड हाई सेकेंडरी में फोर्थ पोजीशन सिक्योर करके। एंड देन ही केम टू दिल्ली फॉर हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं बताना चाहूँगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज इन ऑल ओवर इंडिया। इट्स अ कट ऑफ जो CBSE कट ऑफ्स, या तो CBSE हो या तो आजकल जो स्टेट बोर्ड्स हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो कट ऑफ ऑलमोस्ट 95 से शुरू होता है, इतना हाई होता है। और लास्ट लिस्ट निकलते आई डोंट नो 90 प्लस ही होता होगा, बट फिर भी स्टेट बोर्ड में 90% सिक्योर करना इज़ लाइक ही हैज़ टू बी ब्रिलियंट। सो पराग कुमार दास ने सेंट स्टीफेंस में अपना ग्रेजुएशन उन्होंने एडमिशन लगाया इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। तो उन 1983 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया, और ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने फर्दर स्टडी किया। अब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस इन मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है इन एंटायर इंडिया। फिर निकलने के बाद, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में एज अ बैंकर जॉब किया। फिर कुछ सालों तक पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करने के बाद वो गुवाहाटी वापस गए और गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज में जनरल मैनेजर के रूप में काम करने लगे। इससे पता चलता है कि पराग कुमार दास जो भी काम करते थे, ही वॉज ब्रिलियंट इन दैट। अब स्टॉक एक्सचेंज जैसे इंस्टीट्यूशन में काम करना उनके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहा था। फिर भी पराग कुमार दास ने कुछ साल गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, लेकिन 1995 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एसएमईज डेली न्यूज़पेपर प्रोटीदिन में एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में काम करना शुरू किया। प्रोटीदिन न्यूज़पेपर एसएमईज लोगों को समझाने का ज़रूरत नहीं है, जिनको पता है कि प्रोटीदिन क्या है, हाईएस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है। तो प्रोटीदिन में उन्होंने एज एन एग्जीक्यूटिव एडिटर जॉब करना शुरू किया। बट प्रायर टू ज्वाइनिंग प्रोटीदिन उन्होंने लिखना शुरू किया था जब वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थे। जब वो कॉलेज में थे तब से ही मिस्टर पराग कुमार दास लिखते थे। जैसे उनके दूसरे कॉलेज के दोस्त, वैसे ही पराग कुमार दास भी गवर्नमेंट प्रोपोगंडा से इंस्पायर्ड थे, जो इंडियन नेशनलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी के विचारों से प्रेरित था। ही स्टार्टेड राइटिंग प्रोलिफिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल कॉलोनियलिज्म विद इन इंडिया। पराग दास ने अपनी जर्नलिज्म स्टार्ट की लेट 80s से बाय वर्किंग विथ प्रांतिक और द सेंटिनल। अब प्रांतिक एक वीकली मैगजीन हुआ करता था। आज के दिन में मुझे जितना सुनने को मिला है कि प्रांतिक हर 2 हफ्ते में एक मैगजीन निकलता है। आई एम नॉट श्योर ये कितना फैक्ट है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो जो लोग असम पे रहते हैं, प्रांतिक अगर कोई पढ़ता है आज के दिन में निकलता है या नहीं निकलता है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड सेंटिनल जो 1980s और 90s के लोग हैं उन्हें पता है कि सेंटिनल एक डेली न्यूज़पेपर हुआ करता था, वो काफ़ी मशहूर था। इनफैक्ट सेंटिनल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हाईएस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर हुआ करता था। 1989 में पराग कुमार दास ने असम के इंडिपेंडेंस के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए एक रिवोल्यूशनरी रीजनल भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, मतलब एक वीकली मैगजीन शुरू की, जिसे बुधवार का नाम दिया गया। अब 1980s एंड 90s के दौरान जब अल्फा बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तब स्टेट सरकार और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए थे। इन 1990s असम में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशन बजरंग चलाई गई। अब ऑपरेशन बजरंग क्या है वो आप लोग इंटरनेट में देख सकते हो। ये एक बहुत खूंखार, बहुत ही खतरनाक ऑपरेशंस था। तो इस ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए। अब मैं अगर ये सब डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो शायद YouTube मेरा वीडियो स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि YouTube में कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है, कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं सकता। एंड मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो गवर्नमेंट भी शायद मुझे उठा ले जाएगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बता नहीं पाऊँगा। आप लोग डेफिनेटली गूगल में सर्च कर सकते हो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस क्या हुआ था ड्यूरिंग ऑपरेशन बजरंग, आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या है समझा देता हूँ। नाउ व्हाट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन? ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब होती है जब किसी व्यक्ति का बेसिक राइट्स या और फ्रीडम
जो लॉ या इंटरनल एग्रीमेंट्स द्वारा पहचान किए गए हैं को नज़रअंदाज या तो इनकार कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टॉर्चर, लोग मुझे मेरे कंसेंट, मेरा गलती नहीं है, लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, दैट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सेकंड थिंग इज, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लिस्ट में तो बहुत है, कोई मुझे डिस्क्रिमिनेट करता है। सपोज मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मुझे कोई नॉर्थ इंडियन ने मुझे बता दिया कि तू चिंकी है, दैट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। डोमेस्टिक वायलेंस भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के उसमें आते हैं। ये तो अलग बात है कि बहुत महिलाएं वो रिपोर्ट नहीं करते हैं कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो ये भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में आता है। और इसके लिए काफ़ी सारे NGOs हैं और पुलिस को जाके आप कंप्लेन कर सकते हो इसके लिए, अगर आपके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ था, इन सब ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने के लिए या उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ ये अन्याय पहले हो चुका था, पराग कुमार दास और उनके कुछ दोस्तों ने मानव अधिकार संग्राम समिति का गठन किया था। ये एक NGO है। नाउ अपार्ट फ्रॉम पराग कुमार दास, ये NGO प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट, लॉयर्स, ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट और अन्य कॉन्शियस नागरिकों द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब फॉर्म किया गया था। इस संगठन का मकसद ह्यूमन राइट्स का रक्षण करना और इन वायलेशन को समझ के उनको उजागर करना था। मानव अधिकार संग्राम समिति को मैं छोटा कर देता हूँ, मास बना देता हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो बार बार ये लंबा लंबा बोलने से वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो मास के मेंबर्स को मानव अधिकार वायलेशंस के हाईलाइट करने के लिए विभिन्न एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। इसी दौरान मास ने भी स्टेट में जो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रहा था उसको पर्दाफाश करने का भी उन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लिया। मतलब राज्य सरकार जिमानखिनि करप्ट प्रेक्टिस चली आছিলে हेतु टाइमत मानव अधिकार संग्राम समितिये সেই কামখিনি মানে গোটেইখিনি एक्सपोज কৰিবলৈ সেই কামটো তেখেতসকলে নিজৰ হাতত লৈছিল। जो भी स्टेट के साथ या तो लोगों के साथ गलत हो रहा था, पराग कुमार दास उन्हें पब्लिश करते थे अपने वीकली मैगजीन बुधवार में। इसे राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी माना गया। अब सरकार, अब उस टाइम पे हितेश्वर शइकिया हम लोग के चीफ मिनिस्टर थे, तो हितेश्वर शइकिया सरकार ने पराग कुमार दास और उनके साथियों को 2 बार गिरफ्तार करके उन्हें चुप कराने की कोशिश की। पहली बार 1991 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और फिर 1993 में टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत, मतलब टाडा के तहत, जो अब समाप्त हो चुका है। अब क्योंकि गवर्नमेंट पराग कुमार दास को चुप कराने के लिए गिरफ्तार किया, उन्होंने जेल में डाला, फिर उनको बेसिकली चुप कराने के लिए बाद में उनके जो वीकली मैगजीन था बुधवार, उसको भी बंद करा दिया गया। मतलब 1989 में फॉर्म हुआ था, 1992 में बेसिकली बुधवार ख़त्म हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। 1992 में बुधवार के बैन करने के बाद भी दास अपने घर से पब्लिशिंग करता रहा और 1994 में उन्होंने एक और वीकली पत्रिका निकाली, एक और वीकली मैगजीन निकाली जिसे अगान के नाम से जाना जाता था। अगान, AGAAN। 1989 से 1995 तक बुधवार और अगान जैसी वीकली मैगजीन्स और मानव अधिकार संग्राम समिति चलाने के साथ साथ वो गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज में जनरल मैनेजर भी थे। मतलब साइमल्टेनियसली कितना काम कर रहे थे वो। जब उन्हें लगा कि उन्हें असम के लोगों के अधिकारों के लिए, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी शिद्दत से लड़ना चाहिए, तब उन्होंने अपनी हाई पेइंग स्टॉक एक्सचेंज की जॉब छोड़ दी और कलम की लिखने वाली दुनिया को चुना। मतलब उसके बाद मतलब इन 1995 उन्होंने असमिया प्रतिदिन को एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में ज्वाइन किया था, जिसके बारे में मैंने ब्रीफली आप लोगों को आगे बता दिया था। तो यस, तो पराग कुमार दास साइड बाय साइड सब कर रहे थे। मतलब अपने वीकली मैगजीन से बेसिकली वो जर्नलिज्म के लाइन पे जा ही रहे थे, लिख लिख के वो अपने जर्नलिज्म कैरियर को चूज़ करने जा ही रहे थे। बट एट द सेम टाइम क्योंकि गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज में जनरल मैनेजर के रूप में अगर वो जॉब कर रहे थे तो उनका सैलरी काफ़ी अच्छा रहा होगा उस टाइम पे भी, तो सैलरी से आप बैकअप देते थे अपने जो भी बिजनेस वो चला रहे थे। सपोज़ वो वीकली मैगजीन ये सब, क्योंकि उनको पब्लिश करने के लिए भी पैसा लगता था, तो साइड बाय साइड वो सब करे थे। और बाद में उन्होंने 1995 में असमिया प्रतिदिन ज्वाइन किया एज एन एग्जीक्यूटिव एडिटर। नाउ दैट राइटिंग वाज हिज फेवरेट जॉब, उन्होंने
5 बुक्स भी पब्लिश किए थे। मैं नाम एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले राष्ट्रद्रोहीर दिनलिपि, सेकंड बुक है स्वाधीनतार प्रस्ताव, तीसरा बुक है निषिद्ध कलम और अन्यान्य, फोर्थ बुक है स्वाधीन अहोমৰ अर्थनीति, एंड फोर्थ काफ़ी मशहूर बुक है वो है सांगलट फेनला। इन 5 किताबों में से मैं 2 बुक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, पूरा तो नहीं बताऊँगा। तो स्वाधीनतार प्रस्ताव, प्रपोजल फॉर इंडिपेंडेंस, एक ऐसी किताब थी जिसे सरकार को काफ़ी हिला दिया। उस समय दिसपुर में कांग्रेस सरकार पर न्यू दिल्ली का लगातार दबाव था कि वो इंडिपेंडेंस सीकर के विचारों को या तो सख्ती से या लालच देके दबाए। ऐसे में एक सेपरेटिस्ट और एक रिबल के विचार पर एक पूरी किताब लिखना सरकारी व्यवस्था के लिए एक खतरा था। इस किताब पर बैन लगाई गई और पुलिस ने दास के घर से जो बचे हुए कॉपीज थे वो भी जब्त कर लिए। उसके बाद से ये किताब कभी भी फिर से पब्लिश नहीं की गई। दूसरा बुक है जो एक फिक्शनल नॉवल है, वो है सांगलट फेनला। फिक्शनल कहा जाता है, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, मैं आप लोग बता रहा हूँ। तो सांगलट फेनला ये नॉवल मुख्य रूप से असम में काम करने वाले एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप पर आधारित है। अब असम में कितने रिवोल्यूशनरी ग्रुप है आप लोगों को, आई एम श्योर असमीज लोगों को पता है, नहीं है तो आप लोग गूगल कर सकते हो, बट जो फेमस है सबसे वो उनके ऊपर ही आधारित है, बोला गया है कि मैंने जो आर्टिकल्स में पढ़ा। एंड असल में ये एक लड़के के कहानी के ऊपर है जिनका नाम है दिगंतो, और उनका सफ़र, उनका जर्नी, जिसमें वो इस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। और इस कहानी में वो उस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लीडर्स के दिखावे की चरित्रों को भी नरेट करता है, जो झूठी रिवोल्यूशन के नाम पर अपने छोटे छोटे सुख सुविधाओं के लिए बिना हिचकिचाए सरकार से समझौता कर लेते हैं। ये अनडाउटेडली असम के हिस्ट्री में लिखा गया एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल आप लोग कह सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस नॉवल को, सांगलट फेनला को, गवर्नमेंट ने एक टाइम पे बैन कर दिया था, जो भारत में डेमोक्रेसी के एक मौकड़ी तस्वीर को दर्शाता है। वैसे सांगलट फेनला अभी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों में अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हो। एक बार जब आप पढ़ोगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि पराग कुमार दास कितने महान लेखक थे और उनके लेखन मतलब राइटिंग कितना इन्फ्लुएंशियल थे। अपार्ट फ्रॉम स्वाधीनतार प्रस्ताव, बाकी के नॉवेल्स आई थिंक उनके पब्लिश होते रहते हैं। मैं श्योर नहीं कह सकता, जिनको पता है मुझे बताइएगा। मैं श्योर मतलब मैं उनके जितने भी नॉवेल्स हैं मैं सबके सब पढ़ना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। नाउ दैट यू नो हु इज़ पराग कुमार दास, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को समझा देता हूँ। पूरा लंबा तो बता ही दिया इन डिटेल्स। ही वॉज अ बैंकर इनिशियली, फिर ही वॉज अ जनरल मैनेजर एट गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद ही वॉज अ ग्रेट ऑथर एंड ही वॉज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और वो असम के एक बहुत ही जाने माने जर्नलिस्ट थे जो सच लिखने और बोलने में डरते नहीं थे। दास वॉज अ milestone figure in Assamese society and perhaps one of the most undervalued or somewhat forgotten public intellectual of the state. अब आते हैं the day of पराग कुमार दास's murder, जिस दिन पराग कुमार दास का मर्डर हुआ था। पराग कुमार दास शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। 17 मई 1996 को शाम के 4:30 बजे पराग दास अपने बेटे को असम जातीय विद्यालय से लेने गए थे। स्कूल के गेट के बाहर वो अपने बेटे के हाथ पकड़ के खड़े थे गेट के बाहर। आसपास और भी बच्चे और पेरेंट्स थे। तभी एक वैन से 4 लोग उतर के आए। उन्होंने AK-47 राइफल से गोली चलानी शुरू कर दी और रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें लगभग 20 राउंड्स फायर किए। पराग दास की तुरंत मौत हो गई। ऐसे कहा जाता है कि पराग दास को 8 गोलियां लगी थी और उनके बेटे रोहन के हाथ में 1 गोली लगी थी। गोली लगते ही उनके बेटे को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। लेटर हिज कंडीशन वाज स्टेबल। अब इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है उस पे आते हैं। हु किल्ड पराग कुमार दास? ना बहुत से लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, अगर वो गूगल सर्च करते हैं तो उन्हें सब आर्टिकल्स में ये डिटेल्स मिल जाएगी कि पराग कुमार दास
का दिन के उजाले में 4 साल्फा मेंबर्स, मतलब 4 सरेंडर्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के मेंबर्स मृदुल फुकन एलायस सমৰ काकति, दिगंत बरुआ, तपन दत्त एलायस विश्वजीत शइकिया और नयन दास एलायस गुली के द्वारा हत्या की गई थी। विकिपीडिया में इन 4 के अलावा और 2 नाम मेंशन किया गया है, वो है प्रमोद गगोई और प्रवीण शर्मा। पराग कुमार दास के केस को उसके मर्डर के 1 साल बाद 1997 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। तो 2021 में 3 साल बाद कामरूप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्राइम सस्पेक्ट के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। लेकिन सीबीआई के चार्जशीट फाइल करने से पहले ही दिगंत बरुआ और तपन दत्त 1998 और 1999 में मारे गए अलग अलग शूटआउट में, और 2003 में नयन दास एलायस गुली को डिब्रूगढ़ में एक गुस्से भरी भीड़ में मार दिया गया। अब गुली का मतलब नयन दास का जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब नयन दास का मर्डर हुआ था डिब्रूगढ़ में, उस इंसिडेंट के बारे में मुझे पता है बिकॉज मैं डिब्रूगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ। उसमें क्या हुआ था, मतलब जो लोग बोलते हैं और हम लोग को जो सुनने में मिला था वो हम लोग को पता है। बेसिकली नयन दास को गुली को डाव होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मशाते, तो डाव से अपने उनके हेड पर पीछे ऐसे मारा गया था और वो अपने घर के पास ही उनका डेड बॉडी मिला था, मतलब वो पाए गए थे, जो सुनने में मिला था उस टाइम पे। मैं एग्जैक्ट डेड बॉडी तो देखा नहीं था, बट अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आया था। तो ये इंसिडेंट हुआ था गुली के साथ। ओके, सो प्रमोद गगोई और प्रवीण शर्मा जो दूसरे सस्पेक्ट थे, उनके खिलाफ ठोस सबूत के कमी के कारण चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अब इस केस में मृदुल फुकन ही एक लौता बचा हुआ एक्यूज था। लेकिन 13 इयर्स बाद 2009 को, मतलब 28 जुलाई 2009 को कामरूप डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जस्टिस दिलीप कुमार मोहंतो ने सबूत के कमी के कारण प्राइम सस्पेक्ट मृदुल फुकन को बरी कर दिया। जिस दिन पराग कुमार दास का मर्डर हुआ था, उस दिन से गुवाहाटी में दूसरे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और जर्नलिस्ट के बीच में मतलब एक डर का माहौल पैदा हो गया था। पराग कुमार दास के कलीग, एक जर्नलिस्ट और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अजीत कुमार भूया को इस हादसे के बाद पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी। अजीत कुमार भैया वही हैं जो मानव अधिकार संग्राम समिति फॉर्म, ही वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स बेसिकली। सो पराग कुमार दास के मर्डर के अगले दिन 1000 से ज्यादा लोग ने मर्डर के विरुद्ध में नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। 21 मई को यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो असम का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, जो पूरे राज्य में देखा गया। जब मृदुल फुकन, जो पराग कुमार दास के हत्या के मामले में अकेला बचा हुआ आरोपी था, को रिहा कर दिया गया, तो इस फैसला और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर काफी निंदा हुई। अजीत कुमार भूया, जो उस समय असमिया प्रतिदिन के एडिटर थे, ने कहा, ये फैसला मतलब कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट का हमारी इंक्वायरी और कानूनी सिस्टम की कमियों को एक्सपोज करता है। मतलब ये है कि जो पराग कुमार दास को मर्डर किया था, उन लोग कभी पकड़े नहीं गए। नाउ व्हाई वाज ही मर्डर्ड, क्यों उनको मर्डर किया गया? नाउ इस सवाल का अगर किलर्स खुद जवाब देता तो हमारे पास एक्चुअल आंसर्स होते। इस क्वेश्चन का एक्चुअल जवाब होते हुए भी लोग इसका आंसर नहीं दे सकता बिकॉज देयर इज नो एविडेंस। सो एज पर द आर्टिकल्स आई हैव रेड, मैं कुछ रीजंस आप लोगों को बताता हूं। पराग कुमार दास को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके बहुत बोल्डली गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना शुरू किया था, एंड स्टेट गवर्नमेंट को अपोज करना और असम के सेल्फ आइडेंटिटी के हक के प्रति उनका मजबूत समर्थन होना, ये सब कुछ रीजंस थे। और है उनके अपनी जर्नलिज्म और एक्टिविज्म के माध्यम से उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन का पर्दाफाश किया और गवर्नमेंट के इंसर्जेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी को हैंडल करने का तरीके पर सवाल उठाया, जो अक्सर कठोर और कभी कभी कानूनी प्रक्रिया के बाहर चले जाते थे। He also wrote critically about the exploitation and political marginalization of Assam within the Indian state, challenging mainstream narratives. मानव अधिकार संग्राम समिति के फाउंडर
और एक जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने गवर्नमेंट, उनके पॉलिसीज और एसएमईस लोगों के विरुद्ध में किए गए फोर्स का स्पष्ट रूप से विरोध किया। उनके रिवोल्यूशनरी राइटिंग्स, खासकर बुधवार और आगान जैसे पब्लिकेशंस में लोगों में गहरा प्रभाव डाला और उनके किताब स्वाधीनता प्रस्ताव ने भारत की असम पर अधिकार का प्रश्न उठाया, जो और भी प्रभावित करने वाला था। तो बेसिकली पराग कुमार दास के हत्या को उनकी आवाज़ को चुप करने का एक प्रयास माना जाता है। नाउ दीज आर द 4 मेन रीजंस, बट मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, जो पढ़ा था मैं डायरेक्टली आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। इन रेट्रोस्पेक्ट मैनी रिकॉल दास एज अल्फा आइडियोलॉग, का मतलब है कि पिछले घटनाओं को देखते हुए बहुत से लोग पराग कुमार दास को अल्फा के विचारक के रूप में याद करते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनके विचार और लेखनी उनके समय में अल्फा के साथ जुड़ते गए, जिसे लोगों ने उनके विचारधारा के प्रभावशाली प्रतिनिधि के रूप में देखा, जो सरकार के खिलाफ था। पराग कुमार दास डिड राइट अ बेस्ट सेलर नॉवल सांगलोट फेनला बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ ऑफ अल्फा लीडर। यहाँ पे बताया गया है कि इस आर्टिकल में बताया गया कि ये एक अल्फा लीडर के ऊपर है, एंड sharply criticized the government for its brutal killing of one of the outfit's commanders, Hirokjuti Mohanto. But truth to be told, as an academic, his complex discourse remained his own till death. मतलब सच्चाई ये है कि एकेडमिक के रूप में उनका ये कॉम्प्लेक्स विचारधारा उनके पास अपने तक सीमित रही, उनके एंड तक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना समझने में, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली उनका जो विचारधारा था, उनके जो थॉट प्रोसेस था, वो अब उनके अपने ही थे। ऐसा नहीं है कि उनके अल्फा के साथ मिल रहा था या तो उनके अल्फा के आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे, ऐसा नहीं है। लोगों का आइडियोलॉजी या तो आइडिया किसी ना किसी के साथ तो मिलता ही है। फॉर एग्जांपल मैं अपना आइडिया देना चाहूँगा, इस धरती पर चाहे वो लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, हर एक चीज़ में मुझे लगता है कि ज़िंदगी है। सपोज़ अब मैं इस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस मोबाइल में एक लाइफ है। ये चश्मा है, मुझे लगता है कि इस चश्मे में लाइफ है। ये हिल नहीं सकता, अपनी जगह में रहेगा, बट मुझे लगता है कि इसमें भी लाइफ है। नॉन लिविंग बीइंग जिसे बोले जाते हैं, जैसे स्टोन है, ये माइक हो गया, एक जगह में पड़ा रहता है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी लाइफ है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो मेरा जो ये आइडियोलॉजी है, मेरा जो ये थॉट प्रोसेस है, आई एम श्योर आप लोगों के बहुत के साथ मिलता जुलता होगा। सो सिमिलरली पराग कुमार दास का भी आइडियोलॉजी अल्फा के कुछ विचारों से मिलता था, ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अल्फा को पूरी तरह से सपोर्ट किया था या तो वो अल्फा के जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करता था, ऐसा नहीं थे। पराग कुमार दास ने कभी भी अल्फा द्वारा किए गए जो हिंसा था, अत्याचार था, उनको सपोर्ट कभी भी नहीं किया था। तो उनका थॉट प्रोसेस उनका अपना था। सो गाइज, पराग कुमार दास इज़ अ मार्टियर, एक शहीद है जिन्होंने असम के लोगों के भले के लिए, चाहे वो बी इट फाइटिंग फॉर द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, बी इट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ असम, और बी इट स्पीकिंग द ट्रूथ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उन्होंने अपना लाइफ गंवाया। तो पराग कुमार दास के फैमिली को आज तक जस्टिस नहीं मिला। इट्स बिन 28 ईयर्स एंड आई डोंट थिंक मिलेगी, बिकॉज मृदुल फुकन को ऑलरेडी कामरूप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एक्विट कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, मतलब उनको बरी कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कभी नहीं मुमकिन होगा। उनके बच्चे अभी बड़े हो गए होंगे, ऑब्वियसली इट्स बिन 28 years and they must be above 30 because जब रोहन स्कूल में था he must be already 4 and 5 or 6, I don't know the age exactly, but he must be above 30। तो वो लोग आज जॉब कर रहे हैं या तो they are pursuing their education, I am not sure about that। तो in order to support the family for lifetime, I would want you guys to buy पराग कुमार दासेस अवेलेबल बुक्स, मतलब जो भी उनके बुक्स अवेलेबल हैं, अमेज़न में है, फ्लिपकार्ट में है, अलग अलग असम में बुक फेयर्स वगैरह होते हैं। तो अगर आप लोग उनके फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, प्लीज़ उनके बुक्स खरीदे, चाहे आप कहीं से भी खरीदो। मैं सांगलोट फेनला ऑर्डर किया है एंड वो आएगा नवंबर 6 में। मैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स ऑफ असमीज़ लिटरेचर, असम के हिस्ट्री में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स है सांगलोट फेनला। तो मैं
सैंगलट फैनला को पढ़ूंगा एंड नॉट जस्ट सैंगलट फैनला इज़ अ मास्टरपीस बट पराग कुमार दास के जितने भी नॉवेल्स थे, जितने भी उन्होंने लिखे थे, सब के सभी एक मास्टरपीस है। एंड ये खाली मेरा ही कहना नहीं है, बल्कि ये हमारे जो सीएम हैं हिमंत बिश्व शर्मा सर, उनका भी ये कहना है। एक ऑडियो में आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। পৰাগ দাসৰ কিতাপ যদি অসমীয়া মানুহে নিকিনে কোনে কিনিব? গতিকে পৰাগ দাসৰ কিতাপ অসমত বছৰি 10,000 20,000 বিক্ৰী হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক কথা। তেওঁ এজন শ্বহীদ, তেওঁ দেশৰ কাৰণে প্ৰাণ দিছে, গতিকে তেওঁৰতো কিতাপ বিক্ৰী হ'ব। তেওঁৰ কিতাপ বিক্ৰী এই বছৰহে হৈছে বুলি কৈ আপোনালোকে তেওঁক অপমান কৰি আছে। তেওঁৰ কিতাপটো প্ৰত্যেক বছৰে বিক্ৰী হয়, প্ৰত্যেকটো বুক ফেয়াৰত বিক্ৰী হয়। এতিয়া মই নাজানো প্ৰতিদিনে কিয় লিখিলে এইবাৰ বিক্ৰী হৈছে, তাৰমানে যোৱা বুক ফেয়াৰত তেওঁৰ কিতাপ বিক্ৰী হোৱা নাছিল নেকি? তাৰ আগৰ বুক ফেয়াৰত তেওঁৰ কিতাপ বিক্ৰী হোৱা নাছিল নেকি? মই ভাবোঁ যে পৰাগ দাসক অপমান কৰাৰ ৰাস্তাত আমি যাব নালাগে। सो हमारे हिमंत बिश्व शर्मा सर ने भी बोला है कि मतलब इनके बुक्स हर साल सेल होता है, तो उसी तरह मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप भी खरीदिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। जिन लोगों को एसएमईज पढ़ना आता है, भर भर के पराग कुमार दास के बुक्स खरीदिए, उनके फैमिली को सपोर्ट कीजिए। अब अगर आप लोगों को सैंगलट फैनला का रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। उनके अगर रिव्यू वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना सकता हूँ, सैंगलट फैनला पढ़ के मैं बताऊँगा। बाय द वे, मेरे लाइफ में फर्स्ट एसएमईज नॉवल में पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने एसएमईज अभी तक पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैं, आप लोगों को मेरा हिस्ट्री पता है तो पता चल जाएगा। मेरा फर्स्ट जो मेरा पापा का इंसिडेंट हुआ था, अगर वो पढ़ोगे, डिम्बो रास्कोर एपिसोड 1 ऑफ सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस हालत में दिल्ली आके पहुंचा था। एंड मेरे को एसएमएस पढ़ने का मौका नहीं मिला, बट मैं शुरू करूंगा सैंगलट फैनला से। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग दिस लॉन्ग टू द वीडियो। एंड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सपोर्ट करते रहिएगा। मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग। मैं वहाँ पे ट्रैवल वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स, रील्स वगैरह ये सब देता हूँ। एंड दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जॉय आई अहोम।